तो बच्चों कल जो टॉपिक हम पढ़े थे फिर से उसी टॉपिक को आप लोगों के बीच में फिर से मैं रिकॉर्डिंग करके ले आया हूं ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले और इस कोरोना काल में आपको लगातार लाभ मिलते रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो टॉपिक है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम 1785 को एक लॉ दिया था। अपने प्रैक्टिकल करने के बाद एक लॉ दिए थे जिस लॉ को क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। तो उन्होंने देखा कि अगर दो चार्ज है तो उसके बीच में या तो फिर अट्रैक्शन फोर्स लगता है या तो फिर रिपल्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अगर दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन अगर ग्रेटर देन 0 होता है, यानी एक प्लस और एक माइनस होता है, एक प्लस और एक माइनस होगा और एक माइनस और एक प्लस होगा। मान लीजिए Q1 Q2 इज लेस देन 0। यदि एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो निश्चित रूप से जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो नेगेटिव आएगा और जब नेगेटिव आएगी तो क्या होगी, वो अट्रैक्शन फोर्स होगी। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस आता है यानी 0 से ग्रेटर आता है, 0 से ग्रेटर आ रहा है यानी दोनों या तो फिर नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। तो जब भी पॉजिटिव होगा पॉजिटिव 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 और नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव, तब जो है रिपल्शन फोर्स लगता है। तो ये कंक्लूजन निकाले कि जो अपोजिट चार्ज है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है और जो सेम चार्जेस होते हैं मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्शन फोर्स लगता है। तो आगे चलकर इन्होंने एक लॉ दिया जो पॉइंट चार्ज से रिलेटेड है। पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश का मतलब है यदि उसका डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है उसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस ज्यादा हो तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए बस को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब लेते हैं, मान लीजिए बस जो है जगदलपुर टू रायपुर जाती है, 300 किलोमीटर जब जाती है उसकी तुलना में उसकी जो साइज होती है काफी छोटी होती है तो उस समय ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक इसी प्रकार पॉइंट चार्ज जो होते हैं उसके डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ के रेस्पेक्ट में काफी कम होता है। तो इस पॉइंट चार्जेस से रिलेटेड जो है कूलम ने एक लॉ दिया थे जिसे कूलम का नियम या कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। ठीक है, तो कूलम का नियम क्या कहता कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। That means the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them. तो suppose क्या कहा था, मान लीजिए दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। मान लीजिए दो चार्ज है, पॉइंट चार्जेस है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज अकॉर्डिंग टू अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। अगर फोर्स लग रही है इसी डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन भी होगी। सो इफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ कूलम के नियम के अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार, तो कूलम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगी, कूलम के नियम के अनुसार, तो कूलम के नियम अनुसार क्या होगी, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। पहला स्टेटमेंट में क्या था कि उनके बीच जो लगने वाला बल है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, दैट मींस Q1 into Q2 and inversely proportional to 1 square of the distance between them। अगर उनके बीच का डिस्टेंस r है
तो डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/r²। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट जो था, क्या पहला स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। व्हेन द डिस्टेंस इज इंक्रीजेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज इंक्रीजेस देन द फोर्स इज डिक्रीजेस, जब उसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो फोर्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम दोनों को कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़कर लिखने पर यदि हम दोनों को जोड़कर लिखें तो जोड़कर लिखने पर क्या हो जाएगी, बल F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², मतलब जो फोर्स होगी वो दोनों के प्रोपोर्शनल होगी। Q1 Q2 ऊपर में है, r² नीचे है, तो कंबाइन करके दोनों साइड में F है, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² होगी। अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे देन ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K विल कम, K Q1 Q2/r², where K is a proportionality constant, where K is a proportionality constant। यहां पर जो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब यहां पर K एक समानुपातिक नियतांक है। समानुपातिक नियतांक का मतलब है जब भी हम किसी स्टेटमेंट में प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल के बदले में ये कांस्टेंट आ जाता है। तो यहां पर कांस्टेंट हमने K लिया एंड द वैल्यू ऑफ K इज डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, एक तो मीडियम पर, माध्यम पर निर्भर करता है, और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। माध्यम पर इसका मान जो है माध्यम और मापन के पद्धति पर निर्भर करता है। मतलब आप जिस सिस्टम में लेंगे, सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एसआई सिस्टम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इन दोनों में से कोई भी एक यूनिट आप लेंगे, कोई सिस्टम ऑफ यूनिट लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जो होगी के का वैल्यू होगी। तो यहां पर जो के का वैल्यू है देखिए, तो यहां पर अगर हम सीजीएस सिस्टम ले, इन सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में फॉर एयर और वैक्यूम यानी वायु या निर्वात के लिए के का जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। यानी अगर आपने जो सिस्टम लिया वो एसआई सिस्टम की जगह पर सीजीएस सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम है, तो यहां पर जो के का वैल्यू होगी वो k इज इक्वल टू क्या होगी 1। तो यहां पर ये जो तीसरा इक्वेशन अपने को मिला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, क्या रख सकते हैं 1, यानी F इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगी Q1 Q2/r²। और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है डाइन। सो F इज इक्वल टू Q1 Q2 डाइन। So you are taking here in CGS system the value of K is 1. So value of K is 1 when it is multiplied with Q1 Q2/r², then its value will be same, that is F is equal to Q1 Q2 upon r² डाइन। तो इतना डाइन यहां पर हो जाएगी, मतलब यहां पर जो फोर्स का वैल्यू होगी वो Q1 Q2/r² डाइन होगी। अगर हम इसी को मीडियम अब एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम में अगर ले तो एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। तो इन एसआई सिस्टम K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको ई ना पढ़े, इसको एप्सिलॉन पढ़े, 1/4 पाई एप्सिलॉन। So what is epsilon? Where epsilon is called absolute
एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन यहां पर माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, इसीलिए यहां पर F इज इक्वल टू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप देखिएगा यहां पर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और SI पद्धति में, SI सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सो दिस मच न्यूटन विल कम, न्यूटन। तो इतना न्यूटन यहां पर फोर्स लगेगी, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन को चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, बट वी नो दैट, बट एप्सिलॉन आर क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम, और यू कैन राइट फ्री स्पेस, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये फार्मूला होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता इज इक्वल टू माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो यहां पर ये फार्मूला अपने को मिल गया, मतलब रिलेटिव का पहला लेटर आर है, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, वेयर एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू इट्स वैल्यू इज 8.854 इंटू 10 इनवर्स 12। इसका जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो में, यहां में जो 4 एप्सिलॉन जीरो है इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 इनवर्स 12 न्यूटन। देखिए एप्सिलॉन जीरो यहां आ जाएगी, तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होगी। तो यहां पर एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगी, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। तो इस वैल्यू को जब हम रखेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। जो एप्सिलॉन आया है उसके जगह पर हम क्या रखेंगे, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, सो इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो इतना न्यूटन फोर्स लगेगा एसआई सिस्टम में, जब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन जीरो हो और एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी हो। अब फॉर एयर और वैक्यूम, अगर हम एयर और वैक्यूम ले फॉर एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात के लिए K का जो वैल्यू होती है, यहां सॉरी एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होती है वो 1 होगी तो क्या होगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इतना न्यूटन होगी। अब जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के जगह पर, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को जब हम सॉल्व करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, यानी 1/4 पाई का वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू 8.854 इंटू 10 इनवर्स 12। जब इन पूरे को सॉल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9,
यानी इसका वैल्यू जो होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इतना फोर्स लगेगी। ठीक है, तो आप सीजीएस सिस्टम में निकाल सकते हैं, एसआई सिस्टम में निकाल सकते हैं। एसआई सिस्टम में भी दो सिचुएशन हो सकता है, एयर और वैक्यूम। अगर आपके पास सीजीएस सिस्टम हो और सीजीएस सिस्टम में भी अगर वहां पर मीडियम हो तो आप 1/एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां मीडियम के परमिटिविटी एप्सिलॉन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4/एप्सिलॉन लिए एसआई सिस्टम में, जबकि आप सीजीएस सिस्टम में खाली 1/एप्सिलॉन लेंगे, के जगह 1/एप्सिलॉन आप लेंगे। यहाँ पर 4/एप्सिलॉन लिए हैं तो 4/एप्सिलॉन की जगह 1/एप्सिलॉन ले सकते हैं सीजीएस सिस्टम में, क्योंकि हमने सीजीएस सिस्टम में केवल एक सिचुएशन लिया, दैट इज एयर और वैक्यूम। तो इस प्रकार जो है आप कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। कूलम्स लॉ में आपको स्टेटमेंट याद रखना है, उसके दो मैथमेटिकल फॉर्म याद रखना है। कूलम्स लॉ में आपको स्टेटमेंट पहले लिखना है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन two point charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Product Q1 Q2 प्रोडक्ट लिए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर यू आर राइटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। अगर Q1 यहाँ पर जो रिजल्ट आया Q1 Q2 इसका मल्टीप्लिकेशन, अगर Q1 Q2 इसका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 हो, दैट मींस रिपल्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अगर Q1 Q2 इज लेस देन 0, दैट मींस नेगेटिव। ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। रिजल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये रिपल्शन फोर्स लगेगा और ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये चीज अपने को याद रखना है। इसको हम फिर वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स एक सदिश राशि है वेक्टर फॉर्म में। तो आप वेक्टर फॉर्म में भी यहाँ पर F की जगह F12 लिखेंगे और यहाँ पर R के ऊपर यूनिट वेक्टर R12 लिखेंगे। यहाँ 21 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, साथ में यूनिट वेक्टर R21 कैप के फॉर्म में आप लिख सकते हैं।